हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सिटी पेपर में। चलिए आपको क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, है ना, यहाँ से अक्सर आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इसी को, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई सबसे पहले तो। चलिए, ठीक है ना। तो देखिए, 30 एमसीक्यूज का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाया हुआ है। ठीक है, इन 30 क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में क्या है तो देखेंगे। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन जितने हैं ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आप में पूछे गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है चलिए ठीक है, क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए, सबसे ये पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों का संघ के रूप में घोषित करता है, ये आपको बताने हैं, है ना। भारत के राज्यों को एक संघ के रूप में घोषित करता है, ये आपको बताने हैं कौन सा अनुच्छेद। तो याद रखिएगा, आप कोई भी एग्जाम दें, आर्टिकल से रिलेटेड वहाँ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो संविधान में चूंकि आर्टिकल हो गया और संविधान संशोधन, है ना, जो अमेंडेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड, ये दोनों चैप्टर जो है क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका आर्टिकल से रिलेटेड और दूसरा अमेंडेड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों को एक राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। ये अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत, है ना। यहाँ पे जो भारत लिखा हुआ है, तो भारत का अर्थ होता है इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात क्या होता है, इंडिया होता है, जिसको क्या तो राज्यों के संघ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, साथ ही भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, है ना, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। भारत में जितने भी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, भारत में जितने भी क्षेत्र देखने को मिलते हैं उनको 3 भागों में क्या तो बांटा गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्य के जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग सभी राज्य आते हैं वो, साथ ही संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है वो। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ किसी भी समय, है ना, अर्जित किया जा सकता है, इस तरीके के क्षेत्रों को भी, ठीक है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कि अनुच्छेद 1 को क्या कहा जाता है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। इसमें भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, जिसमें राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और साथ ही ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है, जैसे वर्तमान में देखा जाए तो आपका पीओके, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 2 को ही आपको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की संसद की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब, जो नया राज्य बनेगा, ठीक है, उसको भारत में क्या शामिल करना या किसी नए राज्य की स्थापना करना, इसकी जो शक्ति केवल केवल किसके पास है, संसद के पास है। और संविधान में इसके बारे में कहाँ पर लिखा गया है या कहा गया है, तो ये आपको बताने हैं। अनुच्छेद 1, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देर देखा, तो ये उत्तर नहीं होगा। अनुच्छेद 2, 3 और 5, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 2 आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 2 में ही ऐसे नियम और शर्तें, है ना, हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि हमारे संघ में नए राज्यों का प्रवेश है, उसकी स्थापना की शक्ति जो है किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, ठीक, चलिए देखिएगा अब इसके बाद यहाँ पे, है ना, देखिए जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, हाँ, जैसे कि एग्जांपल लिखिए, सिक्किम जो 1975 में क्या होता है, तो भारत में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और इसकी शक्ति किसके पास है, तो याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों की शक्ति जो केवल उसके केवल संसद के पास होता है। संसद, है ना, चाहे तो, ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, किसी भी राज्य को
किसी भी राज्य के, ठीक, जैसे किसी भी राज्य है उस राज्य के किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, अलग अलग कर सकता है या दूसरे में शामिल कर सकता है। साथ ही ऐसा है कि दो तीन अलग राज्यों को मिलाकर एक ही राज्य बना सकता है। ठीक है, उस राज्य की जो सीमा है ना, सीमा जो बॉर्डर्स होते हैं उसमें परिवर्तन कर सकता है, या उसके नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन देखिए दो, है ना, दो तो मैंने अभी आपको बताया, तो ये तो होगा नहीं। तीन, चार और छः, तो यहाँ पर ऑप्शन तीन आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन तीन आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार देता है कि किसी भी राज्य में उसके राज्य क्षेत्रों को अलग करने, दो या दो से अधिक राज्यों में मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने, सीमा, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किससे हुआ, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट है ना, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला जो है ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो है ना, जो पहला अनुच्छेद है वो आपको याद रखना है, पहला के बाद दूसरा अनुच्छेद है वो याद रखना है आपको, और उसके बाद ये चौथा वाला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर चौथा। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता, जिसको जिसको क्या तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार प्रदान किया गया, ये आपको बताने हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए क्या तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे जो भारत है ना, भारत के राज्य क्षेत्र में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसे कानून के सामने क्या तो समान रूप से, है ना, ठीक है, उसे कानून के सामने क्या तो समान रूप से जो कानूनी अधिकार है वो प्राप्त है, या ऐसा कहा जाए, ठीक है, जैसे विधि के समक्ष समता का अधिकार उनको प्रदान किया गया है, तो किसी भी तरीके से उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, जो विधि के समक्ष समता है जो इस अनुच्छेद में दिया हुआ है वो उसकी क्या तो गारंटी देता है। ठीक है, और याद रखिएगा विधि के समक्ष समता जो है ये आपका समानता के अधिकार का ये मूल आधार होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन 14 जो है क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या है तो विधि के समक्ष समता, ये आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो वही है ना, अनुच्छेद 14 में जो मैंने आपको बताया कि ठीक है, विधि के समक्ष समानता मतलब विधि या कानून के सामने सब क्या है समान है, और विधियों के सामने क्या तो संरक्षण मतलब कानूनी विधि से सबको समान रूप से क्या तो संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया यहाँ पे, केवल कुछ मामलों को छोड़कर। ठीक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है ना, ये आपका अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है ना, कई बार आपके पेपर में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद मतलब भेदभाव का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा एक मौलिक अधिकार माना गया है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आप किस धर्म से हैं, है ना, किस वंश से आप बिलोंग करते हैं, किस जाति से आप संबंधित हैं, है ना, या आते हैं, लिंग, है ना, आप चाहे स्त्री हैं पुरुष हैं, या ठीक है जो आपका ट्रांसजेंडर है, या किस स्थान पे से आप क्या करते हैं बिलोंग करते हैं, उस आधार पर आप आपके ऊपर, है ना, या आप पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव क्या होता है, प्रतिषेध है मतलब निषेध है ऐसा मानिए, और इसके लिए आपको कानून में, ठीक है, इसके लिए कानून में आपको क्या तो कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान किया गया है, और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आपको बताने हैं। तो अनुच्छेद 14 भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15, 16 और 19, तो अनुच्छेद क्या है 15 आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 ही क्या करता है आपको, ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद होता है उसके प्रतिषेध के प्रति क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, ऐसा आप मानेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी पद का नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता की गारंटी देता है। देखिए इसमें ये बोला गया है कि नियोजन, ठीक है, आपका किसी पद पर, ठीक है, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय पर, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी भी प्रकार की नियुक्ति होता है और उसकी पात्रता को क्या करता है, ठीक है, उस नियुक्ति पर जो आवश्यक पात्रता है उसके योग्य होता है, ठीक है, तो उस पद के लिए वो क्या होगा, ठीक है, उस पद के लिए, जैसे कहने का मतलब सिंपल सा ऐसा है, आप कोई फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं,
उसकी जितनी वैकेंसी होती है, साथ ही उसका जिसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, ठीक, अगर आप उन सब चीज़ों को फुलफिल कर पाते हैं तो आपको वो फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता। वो आपकी क्या होती है, ठीक है, राइट्स होती है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, तो सभी नागरिकों, अगर वो क्या है, जो नियुक्ति निकली है उसकी सारी पात्रता को क्या उसकी सारी पात्रता को क्या करते हैं वो, ठीक है, एलिजिबल हैं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस नियुक्ति के लिए वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, पात्र होते हैं। और ठीक है, उस नियुक्ति में ऐसा नहीं है, ठीक है, उस नियुक्ति में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे 3 व्यक्ति है, ए, बी, सी, ठीक है, कि तीनों में एक को, है ना, पहले नियुक्त कर दिया जाएगा, या बी को नियुक्त कर दिया जाएगा, या सी को नियुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनके लिए क्या है, किसी भी प्रकार की एक, ठीक है, कंपटीशन के रूप में वहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और वहाँ सभी को समान रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे अब बोला गया है। तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 16 में। किसमें, तो अनुच्छेद 16 में, ठीक है। ठीक, और साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 16 की तरफ जो 16 के ही तहत जो पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण का प्रावधान इसी के तहत क्या तो तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि अनुच्छेद 16 के तहत ही पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान का आधार जो है क्या तो तैयार किया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, तो इन सब चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कहने का मतलब जो छुआछूत है ना, छुआछूत का जो भेदभाव है उससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह सुनिश्चित किया गया है, ठीक है, कि जो भेदभाव होता है, ठीक है, अस्पृश्यता होता है, उसका अंत, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 तो होगा नहीं, क्योंकि 16 तो अभी हम लोगों ने देखा है ना। तो अनुच्छेद 17 आपका या क्या यहाँ पे क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि, ठीक है, किस आधार पर, तो अस्पृश्यता के आधार पर किसी पर क्या तो, ठीक, अस्पृश्यता भेदभाव से संबंधित किसी भी तरीके से, है ना, किसी पर इस प्रकार की, ठीक है, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, तो कानूनी रूप से दंडनीय है, ठीक है, वो क्या है तो कानूनी रूप से दंडनीय है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से आप, है ना, किसी भी प्रकार से, है ना, भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें हैं इस प्रकार से, ठीक है। और किस प्रकार से, मतलब धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, या वंश, ठीक है, इन सब चीज़ों पे। और दूसरा चीज़, ठीक है, किसी व्यक्ति के विशेष, जैसे कि रूप, रंग, ठीक है, वो उसकी ऊंचाई, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति काला है तो उसको काले करके आप, है ना, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता का सहित, है ना, इसके अंतर्गत ही आता है प्रेस की स्वतंत्रता। जो आप बोलने की स्वतंत्रता होती है वो वही है, ठीक है, बोलने की, अपने आप को क्या तो अभिव्यक्त करने की, ठीक है, इसका मतलब यही है, का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 से 1 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, तो अनुच्छेद 22 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 से 1 में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, भारत के सभी नागरिकों को, ठीक है, वाक और मतलब बोलने की और खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता क्या तो प्रदान की गई है, ठीक है। उसका दायरा बस क्या है, ठीक है, उसके दायरा पर भी उसके दायरा का लिमिटेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप कहीं भी कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, आपको संवैधानिक दायरे के अंतर्गत ही रहकर, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता का उपयोग करना है। और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपका क्या, तो अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब आपके जो जीवन है, ठीक है, उसको त्यागने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका जो जीवन है उसको त्यागने के लिए, ठीक है, कोई आपको क्या तो मजबूर नहीं कर सकता है। इसीलिए अनुच्छेद, है ना, आपातकाल के दौरान
ठीक है, जब तीनों प्रकार का कोई से भी आपातकाल हो, ठीक है, उस दौरान भी आपको, ठीक है, इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए नहीं बोला जा सकता, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो अपने जीवन और जो प्राण है ना, और साथ ही दैहिक स्वतंत्रता है जो विधि के द्वारा स्थापित किया गया है, उसे किसी भी प्रकार से क्या तो वंचित नहीं किया जा सकता। और इसके बाद इसमें संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और उसमें ये कहा गया कि आपातकाल की स्थिति में भी इसको क्या तो, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो संरक्षण है, ठीक है, अनुच्छेद 21, इसको क्या तो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहने का मतलब देखिए आपको क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी मामले में जेल हो जाता है, ठीक है, तो आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत वो सारी संरक्षण या, ठीक है, वो कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, जो संवैधानिक दायरे के अंतर्गत संविधान में जिसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 21 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपातकाल का समय है और आपको क्या तो जेल में अंदर कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता आपको नहीं मिल रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, और ये पेपर में हजारों बार पूछा गया होगा। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई हजारों बार देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये संबंधित किससे है, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार बनाया गया ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 21 से, 45 और 51 है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 से आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 21 से में जो याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार, इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के, है ना, इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बालक होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या तो उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क मतलब फ्री में, और अनिवार्य शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा क्या है, जरूरी है, ठीक है, ये क्या तो उपलब्ध कराया जाएगा। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये क्या है तो आपका अगला प्रश्न है। ये क्या है आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया कि मानव के दुर्व्यापार या बाल श्रम, कहने का मतलब जैसे, ठीक है, व्यक्तियों को क्या करना, बेचना, चाहे वो किसी भी, ठीक है, किसी भी, जैसे कि क्या होता है, मानव तस्करी होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए उनको क्या तो, अ, ठीक है, बेचने का काम किया जाता है, ठीक है, इस तरीके के और अलग अलग तरीके हैं जिसमें क्या तो मानव का बेचने खरीदने का जो, ठीक है, जो चीज़ें चलती हैं, तो उसी को क्या तो दुर्व्यापार और बाल श्रम, जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनको क्या करना, ठीक है, उनको मेहनत मजदूरी करवाना, इससे संबंधित जो प्रतिषेध है या कानून है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ये आपको बताना है। कहने का मतलब जो मानव है, उसको क्या करना, उनकी खरीदी बिक्री करना, और उनसे क्या करना, जो बच्चे होते हैं उनको बाल श्रम करवाना, उनको क्या करना, ठीक है ना, मेहनत मजदूरी करवाना, इससे संबंधित कानून जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 में। कहाँ तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 में, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, याद रखिएगा, जो बालक हैं अगर उनसे कोई जो जोर जबरदस्ती करके, है ना, जबरन उनसे श्रम करवाता है, ठीक है, तो ये कानून के रूप में क्या है, तो याद रखिएगा कानूनी रूप से ये गलत है, ठीक है, असंवैधानिक है, और इसके उल्लंघन पर आपको क्या तो, ठीक है, कानूनी रूप से सजा का भी प्रावधान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है कि इस अनुच्छेद के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य संकट में नियोजन में लगाने का प्रतिषेध किया गया है, आपको बताना है। सिंपल का मतलब वही है, 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको खतरनाक जगह कहने का मतलब कारखाने हों, खान हो, या, ठीक है, या किसी ऐसे ही जो रिस्की प्लेस है वहाँ पे काम पर, ठीक है, लगाना जो है क्या है, पूरी तरीके से दंडनीय है, ठीक है।
तो ये कहाँ पे बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये जो आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 24 में, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 24 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 24 में। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय या आत्मा कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर एक ही हो जाएगा, अनुच्छेद 32, है ना, क्या, तो अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 32। ठीक है, और याद रखिएगा, ठीक है, और इसी के तहत ही जो मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पर आप क्या तो याचिका या रिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के अंतर्गत समान न्याय, सभी के लिए न्याय समान हो, साथ ही निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए 39 में, बी 39 ए में, सी 40 में, अनुच्छेद 44 में। तो यहाँ पर अनुच्छेद 39 से आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 से जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, ताकि जो गरीब होते हैं, ठीक है, ताकि जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या तो, या ऐसा कहें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया में जो पैसों की कमी की वजह से, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया का फ़ायदा नहीं उठा सकते, या ऐसा कहें अपने बचाव के लिए, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले जो खर्च हैं उसका वहन नहीं कर सकते। तो इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 39 ए के तहत, ठीक है, उनको क्या तो निःशुल्क, मतलब बिना पैसे के, और न्याय जो है सबको समान रूप से क्या तो मिले, इसके लिए अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए। देखिए, ये भी आपका अगला इंपॉर्टेंट है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 40 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है, तो ये राज्यों में ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। बस इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखना आप लोग। ठीक है, ठीक है, और चूंकि ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो ये जो अनुच्छेद है, ये जो है जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं, है ना, उनको क्या तो शासन करने की शक्तियां भी प्रदान करता है ना, उनको क्या तो शासन करने की शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, और साथ ही एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, जो ग्राम पंचायत है, ये गांधी जी की क्या है तो विचारधारा है ना, ये हमारे महात्मा गांधी जी की क्या है तो विचारधारा है। ठीक है, कि ग्राम पंचायत होना चाहिए, और वहाँ भी शासन जो है ना, ग्रामीण तबके से ही क्या होना चाहिए, है ना, चालू होना चाहिए। ठीक है, चलिए। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है आपसे कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताने हैं। तो अनुच्छेद है 4(4), दोनों समान है, 4(4), है ना। तो याद रखना है आपको, समान नागरिक संहिता कहाँ देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 44 में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत यह ऐसा व्यवस्था करना है, या इस प्रकार के कानून का निर्माण करना है जो पूरे भारतवर्ष में सभी नागरिकों के लिए समान रूप से क्या तो लागू हो। ठीक है, बस इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखना। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, और इम्पोर्टेंट है ना, ये भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। यहाँ आपसे बोला गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण संविधान के किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, कार्यपालिका और साथ ही न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब किसके बारे में बात हो रही है, कोर्ट के बारे में। ठीक है, कार्यपालिका किसके बारे में बात हो रही है, जो क्या करते हैं, नियम कानून को बनाते हैं। ठीक है,
कार्यपालिका के अंतर्गत आपके, ठीक है, संसद देखने को मिलते हैं, है ना, संसद देखने को मिलता है, ठीक है। और राज्यों में आपका विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें, है ना, संसद, राष्ट्रपति, ये सभी मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। और न्यायपालिका के अंतर्गत जितने भी कोर्ट हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो गए, सुप्रीम कोर्ट से लेके, है ना, लोकल आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहां तक की चीजें देखने को मिलती हैं। तो दोनों को अलग, जो पृथककरण मतलब दोनों को अलग किया गया, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ये आपको बताने हैं। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दोनों को याद रखिएगा, 50-50, अनुच्छेद 50 से ट्रिक के रूप में 50-50। तो अनुच्छेद 50 के तहत ही कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या, तो पृथककरण किया गया, है ना। मतलब दोनों एक दूसरे से अलग तरीके से काम करेंगे, है ना, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। नहीं तो कार्यपालिका का अगर सारा काम न्यायपालिका को मानने लगे तो न्यायपालिका फिर न्याय दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या, तो दोनों को अलग अलग शक्तियां प्रदान करके अलग अलग किया गया है, ठीक है। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं इसका समावेशन किया गया है, ये आपको बताने हैं। तो अनुच्छेद 51, 51A, 52 और 50A, तो अनुच्छेद 51 आपका या तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A के तहत, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर, तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति के क्या, तो सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। भाग 4A, ठीक है, संविधान में याद रखिएगा भाग 4A और अनुच्छेद 51A इसके लिए जोड़ा गया। और मूल रूप से संविधान में कितने, तो 10 कर्तव्य थे, और वर्तमान में कितने देखने को मिलते हैं, तो 11, ठीक है, वर्तमान में कितने, तो 11 देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है, राष्ट्रपति संबंधित बहुत सारी चीजों को डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में घोषित किया गया, ये आपको बताने हैं। तो आंखें बंद करके याद रखना आप लोग, है ना, आंखें बंद करके, अनुच्छेद 52, ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के प्रावधान है, इससे संबंधित चीजों को बताया गया है। राष्ट्रपति याद रखिएगा देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का क्या, तो संवैधानिक प्रमुख होता है। और साथ ही देश का जो है फर्स्ट नागरिक होता है ना, फर्स्ट क्या होता है, सिटीजन होता है, ये आपको याद रखना है किसके बारे में, तो राष्ट्रपति जी के बारे में, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए अगला अगला जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो इम्पीचमेंट लाया जाता है राष्ट्रपति को अपने उसके पद से हटाने के लिए, ये चलाने की प्रक्रिया का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बताने हैं। तो अनुच्छेद 61 याद रखना, जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। साथ ही याद रखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। उनको 14 दिन पहले नोटिस आपको देना पड़ेगा। खैर ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में आगे देखेंगे, ठीक। चलिए, देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए क्षमादान, दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, ये आपको बताने हैं। देखिए, हमारे भारतीय राष्ट्रपति को, है ना, बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, उसके अपराध को क्या करना, क्षमा कर देना, माफ कर देना, या उसकी जो अपराध है, ठीक है, उसको क्या, तो निलंबित कर देना, या उसकी जो अपराध की जो प्रकृति है उसको क्या करना, छोटा कर देना, है ना। इस तरीके की शक्तियां भी राष्ट्रपति को क्या है, तो प्राप्त है। तो ये जो शक्तियां हैं, ये किसमें बताया गया था, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत, ये सारी कितनी शक्ति के अंतर्गत आती है, तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत याद रखिएगा राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्या, तो ठीक है, क्षमा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के जी के पास है। चलिए, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते हैं, कि नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 74, 75, 76 या 78, तो याद रखिएगा 76 जो है, ये भारत के जो महान्यायवादी हैं
उनके पद के सृजन से संबंधित है ना। और भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का क्या है, तो याद रखिएगा मुख्य कानूनी सलाहकार अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछा गया कि संसद के दोनों सदन जो होते हैं उसकी जो संयुक्त बैठक जब होती है, तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, ये आपको ये आपको बताना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि संसद की जब दोनों सदन होती है और जब दोनों सदनों की जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो इसको बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति जी के पास है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। और वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत। मान लीजिए किसी भी प्रकार का साधारण विधेयक है और उस विधेयक को लेकर दोनों के बीच है ना क्या है, तो ऐसा समझिए गतिरोध है, ठीक है। दोनों के बीच जो है सामंजस्य बन नहीं पा रहा है दोनों सदनों के बीच, तो राष्ट्रपति जो है उसको ठीक करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोनों को एक साथ बुलाते हैं। और एक साथ बुलाने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन ये जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है ना। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, ये अगला प्रश्न है ना। अगला देखिए आपका क्या, तो अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, जिसको इंग्लिश में हम लोग मनी बिल भी कहते हैं, की विशेष परिभाषा दी गई है, ये आपको बनाने हैं। तो अनुच्छेद 110 जो है किससे, तो धन विधेयक मनी बिल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक हमेशा याद रखिएगा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ, तो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं, जिसे आम बोलचाल में बजट कहा जाता है, वह उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो बजट के लिए याद रखिएगा अनुच्छेद 112। बजट के लिए क्या याद रखना है आपको, अनुच्छेद 112। याद रखिएगा हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। जबकि बजट शब्द के स्थान पे क्या है, तो याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग कहते हैं, ठीक है। और इसी को याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण या जो बजट है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, उसको हर वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष रखता है। संसद के समक्ष कौन रखता है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, है ना। अरे रे 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 रे। देखिएगा आपका अगला प्रश्न, यहाँ से बोला गया कि संसद के विश्रांति काल में, है ना, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो विधायी शक्ति है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आपको बताने हैं, है ना। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो विधायी शक्ति है, ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत देखने को मिलता है, अनुच्छेद 123 के तहत। याद रखिएगा जब संसद का सत्र क्या होता है, चल नहीं रहता है, ठीक है। जब संसद का याद रखिएगा सत्र जो है नहीं चल रहा होता है, और इसी बीच अगर किसी भी प्रकार की बहुत जरूरी तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है उसका प्रभाव जो है, ठीक, उसका प्रभाव जो है संसद के अधिनियम के जैसा ही होता है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो यहाँ आपको ध्यान देना है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको आप लोग कहते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, की नियुक्ति और पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 148 में। किसमें, तो अनुच्छेद 148 में।
अनुच्छेद 148 के तहत याद रखिए कि सीएजी के बारे में क्या तो बताया गया, ये एक स्वतंत्र पद है ना, जो भारत हमारे देश का और साथ ही जो राज्य होते हैं उन अलग अलग राज्यों की जो संचित निधि है उसके खर्चों का क्या तो ऑडिट करने का काम कि कौन करता है, तो याद रखिएगा यही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको सीएजी कहते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 280 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में जो वित्त आयोग है ये राष्ट्रपति द्वारा है ना क्या तो गठन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या तो गठित किया जाता है। ये किस प्रकार का निकाय है, तो याद रखिए अर्ध न्यायिक निकाय है ना, अर्ध न्यायिक निकाय है जो करों की शुद्ध प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटने का काम करती है। मतलब जो कर से जो टैक्स से जो आय मिलता है उसको क्या करती है, सेंटर और आपके जो स्टेट है उसको बांटने का काम इसके द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि स- संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है और उसके लिए जो प्रक्रिया है उससे संबंधित उल्लेख जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 368 आपको याद रखना है। ये संविधान संशोधन की शक्ति को क्या करता है बताता है। और ये किसमें है, भाग 20 आपको याद रखना है। भाग 20 में आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 368। ठीक है, इसके तहत संसद जो है संविधान की व्याख्या और उसमें संशोधन करने की शक्ति इसको प्रदान की गई है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसमें संशोधन भी कर सकता है और उसकी व्याख्या भी कर सकता है। लेकिन कहाँ तक कर सकता है, तो याद रखिएगा संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल स्ट्रक्चर है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। कहने का मतलब संविधान में जो अनुच्छेद है जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य का किसी भी प्रकार का उस उद्देश्य में कमी या किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें ना हो, ठीक है, जो उसके स्ट्रक्चर को बदल दे, है ना, जो उसकी स्ट्रक्चर को बदल जाए, वहां तक क्या है तो संशोधन किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए आपको यहाँ राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 356 आपको याद रखना है। क्या तो अनुच्छेद 356। और ये किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल की रिपोर्ट। ठीक है, राज्यपाल अगर कहते हैं कि उस राज्य में, ठीक है, उस राज्य में, है ना, राज्यपाल बताते हैं कि उस राज्य का जो चलाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है, या ऐसा कहें कि उस राज्य का जो वर्तमान सरकार है उस राज्य को सही ढंग से नहीं चला पा रहा है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से, है ना, क्या तो राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या तो मांग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।